वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड जो आपका लिस्ट है, लिस्ट ए से लेके एच तक, कहां से जो आपका लिस्ट है कहां से कहां तक, ए से लेके एच तक, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आज आपको लिस्ट ए से लेके एच तक क्या करूंगा, डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि अगर आप इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स पे अच्छा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको जो लिस्ट दिया हुआ है ए से लेके एच तक, इसके बारे में कॉन्सेप्चुअली इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको लिस्ट ए से लेके एच तक का डेटा पता नहीं होगा कि लिस्ट ए में क्या जाता है, बी में क्या जाता है, सी में क्या जाता है, डी, ई, एफ, जी, एच में क्या क्या आपका आइटम्स को डालते हैं, ये जब तक आपको एलोकेट करने नहीं आएगा तब तक आप इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। मैंने देखा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर्स को तो पढ़ लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअली उनके पास समझ नहीं होता है कि आखिर मैंने पढ़ा तो क्या, राइट। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा इजी क्या करूंगा, बना दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगा आप अच्छे से क्या करेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे, सारी बातों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका लिस्ट कौन सा है, आपका ए। कौन सा लिस्ट है आपका, ए। तो ध्यान सुनिए, बोलता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। ध्यान सुनिएगा, आपको याद करना पड़ेगा कि ए से लेके एच तक में कौन कौन सा आपका डेटा जाता है। तो पहला जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, यानी जो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसके लिए लिस्ट कितना रखा गया है, ए। अब सवाल ये उठता है कि ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते किसको है। सवाल ये उठता है कि ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते किसको है। ध्यान समझिए, बोलता है वैसा लेनदार मतलब जिसको आपको पैसा देना है वो किसी तरह का कोई आपसे सिक्योरिटीज, मॉर्गेज के तौर पे कुछ भी लिया नहीं है। बात समझे, उस तरह के क्रेडिटर्स को लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड। मतलब सिक्योरिटीज के तौर पे आपने उसको किसी तरह का मॉर्गेज के तौर पे कुछ भी दिया नहीं है तो किस में आ जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। जिसमें क्या क्या आता है देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे आपने उधार सामान खरीदा है वो आ जाएगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट, वाइफ्स लोन। और ये समझिएगा स्त्री धन क्या होता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका वाइफ्स लोन को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में डालें या नहीं डालें। ध्यान सुनिए, अगर आपका वाइफ्स लोन है, ध्यान से, वाइफ्स लोन है और स्त्री धन का अर्थ ये हुआ तो खुद ही क्या किया है जो उसकी वाइफ है। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मान लेते हैं कौन है, मिस्टर राज। कि कौन है आपका मिस्टर राज, जो आपका क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। और इसकी जो वाइफ है वो कौन है आपका, मिसेस वर्मा। ये कौन है आपका, मिसेस वर्मा। ये कौन है, वाइफ है। ये मिस्टर राज की मिसेस वर्मा कौन है, वाइफ है। तो अगर मिसेस वर्मा ने क्या किया है, खुद क्या किया है, पैसा कमाया है। मिसेस वर्मा ने क्या किया है, खुद पैसा कमाया, वो भी कहीं जॉब वगैरह करती है। मिसेस वर्मा ने क्या किया, खुद पैसा कमाया है। खुद का अगर पैसा कमाया हुआ है तो क्या कहलाएगा, वो स्त्री धन। क्या कहलाएगा, स्त्री धन। यानी खुद अगर मिसेस वर्मा ने अपना कहीं काम करके, कहीं जॉब करके पैसा कमाया है तो क्या कहलाएगा आपका स्त्री धन। तो अगर मिस्टर राज को पैसे की आवश्यकता पड़ा, लोन की आवश्यकता पड़ा तो वाइफ से ही क्या किया, कर्ज लिया। किससे लिया, कर्ज, वाइफ से। यानी मिसेस वर्मा से क्या किया है, कर्ज को लिया है। तो अगर स्त्री धन से अगर आपका पैसा दिया है कौन, मिसेस वर्मा, यानी जिसकी वाइफ है, किसको, मिस्टर राज को, तो वो आपका लायबिलिटीज माना जाएगा। वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में क्या होगा,
शो होगा। यानी वाइफ जो है खुद ही क्या की जॉब की है और जॉब करके पैसा कमाई है और वो क्या की वक्त पे मिस्टर राज को क्या किया एज ए लोन के रूप में दी है, तो वो पैसा कर्ज के तौर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में जाएगा। लेकिन अगर आपका जो वाइफ है वो कर्ज दी है किसको, मिस्टर राज को, और स्त्री धन का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, स्त्री धन का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तब वो जो कर्ज है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में नहीं जाएगा। यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो मिस्टर राज है वो आपका पैसा दिया होगा किसको, अपने वाइफ को। जब वाइफ कमाती नहीं है, सीधा सा मतलब है कि वो पैसा कहाँ से उसके पास आया होगा, हस्बैंड दिया होगा, और हस्बैंड को क्या किया एज ए लोन के रूप में क्या की वो दी है, तो वो पैसा आपका कर्ज के तौर पे काउंट नहीं होगा। काउंट कब होगा, जब उसकी वाइफ खुद क्या की है, जॉब वगैरह की है, उसके बाद कर्ज दी है अपने हस्बैंड को, तो वो पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में आएगा। तो आप समझ गए होंगे स्त्री धन से रिलेटेड बातें। अब दूसरा जो है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, बात को समझिएगा। फुल्ली सिक्योर्ड यानी मिस्टर राज, हमारे इसी का इंस्टॉलमेंट का केस है, ठीक है। मिस्टर राज ने क्या किया, 1 लाख रुपया किसी से कर्ज लिया, राइट, और 1 लाख से ज्यादा का उसको सिक्योरिटीज दिए हुए हैं। उसको क्या दिए हुए हैं, सिक्योरिटीज। मान लेते शेयर्स डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था कौन, मिस्टर राज, और जिससे 1 लाख रुपया कर्ज लिया है उसको क्या किया, वो आपका जो शेयर्स डिवेंचर्स था उसको क्या किया, वो सिक्योरिटीज पेपर क्या किया, दे दिया, या बिल्डिंग्स वगैरह का जो उसका पेपर है क्या किया, दे दिया। मतलब जितना का कर्ज लिया उससे ज्यादा का क्या किया, सिक्योरिटीज के तौर पे डॉक्यूमेंट्स पेपर दे दिया, तो क्या कहलाएगा आपका फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। तो मान लेते 1 लाख का कर्ज लिया और 1 लाख से ज्यादा, मान लेते 2 लाख का, 3 लाख का क्या किया, उस सिक्योरिटीज के तौर पे दे दिया है, तो क्या कहलाएगा फुल्ली सिक्योर्ड। जितना का कर्ज है अगर उससे ज्यादा का वो सिक्योरिटीज के तौर पे क्या करता है, कुछ दे देता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो क्या कहलाता है वो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अगर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहेगा वो किसमें जाएगा, एज पर लिस्ट बी में, राइट। उसके बाद कौन सा है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। इसको समझिएगा, मान लेते हैं कर्ज लिया कितना, 1 लाख का कर्ज कितना लिया मिस्टर राज, 1 लाख का, और मान लेते 1 लाख से कम 90,000, 80,000, 70,000, 50,000, 30,000, मतलब 1 लाख से कम का सिक्योरिटीज के तौर पे कुछ दिया हुआ है, तो क्या कहलाएगा आपका पार्टली सिक्योर्ड। मतलब 1 लाख से कम ना, वो सिक्योरिटीज के तौर पे कुछ दिया हुआ है, आपका बंधक के तौर पे कुछ दिया हुआ है, मॉर्गेज के तौर पे कुछ दिया हुआ है, तो क्या कहलाएगा आपका पार्टली सिक्योर्ड। जितना का कर्ज लिया उससे ज्यादा दिया तो फुल्ली सिक्योर्ड, और जितना का कर्ज लिया उससे कम के तौर पे अगर मॉर्गेज के तौर पे कुछ दिया है तो क्या कहलाएगा वो पार्टली सिक्योर्ड। तो फुल्ली वाला जाता है बी में, पार्टली वाला किसमें जाता है, सी में। उसके बाद ध्यान समझिएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, मतलब बोलता है वैसा क्रेडिटर्स जिसको सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के समय पैसा पाने का राइट्स है, वैसा क्रेडिटर्स जिसको सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के वक्त पैसा पाने का राइट्स है, उसे कौन सा क्रेडिटर्स बोलते हैं हम लोग, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल का हिंदी क्या होता है, पूर्वाधिकार। इसको सबसे पहले अधिकार मिलता है अपने कर्ज को लेने का। और इसमें सुन लीजिए, अभी मैं तुरंत बताऊंगा, इसमें क्या है आपका, दो क्या है आपका एक्ट है। एक है आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 यानी 1909, और दूसरा कौन सा है, प्रोविंशियल टाउन्स आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट जो आपका कितना है 1920। तो दो इसमें क्या होता है, एक्ट आता है। अभी मैं तुरंत वो बताऊंगा कि दोनों एक्ट के अनुसार कौन कौन सा पैसा प्रेफरेंशियल माना जाएगा, तो आप समझ जाइए। अभी तुरंत बताऊंगा कि आपका प्रेफरेंशियल में जो आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1920, उसके तहत कौन कौन सा पैसा प्रेफरेंशियल माना जाता है, तुरंत मैं क्या करूंगा बताऊंगा। उसके बाद कौन सा है, प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। देखिए आपका ABCD, ध्यान से ABCD जो है ये बताता है आपका पैसा किसको किसको देना है। ABCD क्या बताता है, पैसा किसको किसको देना है, यानी कर्ज के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा क्या करता है, देता है। और जो EF और जो आपका G है, EF जो G है ये बताता है कि पैसा कहां कहां से आएगा। मतलब EFG जो है वो आपका असेट्स के बारे में बताता है कि असेट्स कितना आपके पास है या कहां कहां से पैसा आएगा। तो देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई
जितने भी तरह का प्रॉपर्टीज होगा जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लिया है कौन? मिस्टर राज। इसी का हम लोग लेके चल रहे हैं इंस्टॉलमेंट का केस, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? असेट्स है, ठीक है, वो भी किसमें जाएगा? एज पर लिस्ट ई में। उसके बाद कोई भी अदर प्रॉपर्टीज है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, आपका जो भी आपका वैन वगैरह, वो सब किसमें जाएगा? आपका एज पर लिस्ट ई में, राइट। उसके बाद कौन सा है? बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, यानी किसी तरह का आपका डेटर्स है, और डेटर्स तीन तरह का हो सकता है। गुड डेटर्स जिससे 100% पैसा आपको मिलेगा, बैड डेटर्स जिससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, डॉटफुल डेटर्स जिससे पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो तीनों का जिक्र आपका करना पड़ेगा एज पर लिस्ट एफ, राइट। और ये जितने भी डेटा है ना आपका ए से लेके एच तक, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये सब डेटा का जिक्र किया जाता है। मैं तुरंत इसके बाद वाले वीडियोस में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कैसा होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या करते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं, सब बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो के साथ क्या कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आपका हो गया बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, गुड, डाउटफुल, और कौन सा हो गया आपका? बैड, ठीक है। उसके बाद बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर किसी तरह का आपके पास बिल अवेलेबल है और अदर सिमिलर सिक्योरिटीज ऑन हैंड एज पर लिस्ट जी, मतलब आपके पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या उसी के जैसा कोई आपके पास सिक्योरिटीज है, राइट, तो किसमें जाएगा? एज पर लिस्ट किसमें जाएगा? आपका जी में। और पूरा आपके क्वेश्चंस में डेटा दे देगा, आपको सिर्फ क्या करना है? एलोकेट करना है। ए वाला ए में डाल देना है, बी वाला बी में, सी वाला सी में, डी वाला डी में, ई वाला ई में, एफ वाला एफ में, जी वाला जी में, राइट। उसके बाद कौन सा है आपका हो गया जी तक हो गया। अब ध्यान सुनिए, आपका डिफिशियंसी एच एक्सप्लेन एज पर लिस्ट एच, जो आपका डिफिशियंसी होगा वो किसमें जाएगा? आपका एज पर लिस्ट एच में। अब डिफिशियंसी क्या होता है? ध्यान सुनिए, आपको डिफिशियंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो आपको डिफिशियंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिफिशियंसी किसमें जाता है? एज पर लिस्ट एच। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डिफिशियंसी किसे कहते हैं। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि इंसॉल्वेंसी का समय आ गया, यानी आपके पास कर्ज बहुत ज्यादा और असेट्स क्या है? बहुत कम। तो कितना कम है, मतलब आपका असेट्स कितना कम है लायबिलिटीज से, इसको जानने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसी को बोलते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी अकाउंट। और डिफिशियंसी अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, सब बताऊंगा धीरे धीरे वीडियोस में। तो मेरे चैनल के साथ क्या करेंगे? जुड़े हुए रहेंगे। तो डिफिशियंसी बताता है कि असेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना का कमी है, असेट्स कितना कम रहा है लायबिलिटीज से, इसको जानने के लिए हम लोग डिफिशियंसी अकाउंट बनाते हैं। और किसमें आता है? एज पर लिस्ट एच में, राइट। तो ध्यान से आप समझ गए होंगे कि जो आपका ए बी सी डी है वो आपका लायबिलिटीज को इंडिकेशन करता है, और जो आपका ई एफ जो जी है वो आपका असेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और एच किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका डिफिशियंसी को। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको तुरंत जो आपका प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है एज पर लिस्ट डी, जिसमें आपका 2 एक्ट फॉलो होता है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 उसके तहत कौन कौन सा कर्ज को प्रेफरेंशियल मानेंगे, तुरंत क्या करेंगे हम आपको अभी बताएंगे, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट कौन है? आपका डी, राइट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, जो आपका लीगल प्रोविजन किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एज पर लिस्ट जो डी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पूर्वाधिकार लेनदार, उसमें कैसे कैसे अमाउंट क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी है उसमें 2 आपका एक्ट बना हुआ है। पहला कौन सा एक्ट है आपका, देख लीजिए। पहला कौन सा एक्ट है? प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, यानी आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। और दूसरा कौन है आपका? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट
1920 यानी 1920। ये जो आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 है, ये आपका 3 जो आपका स्टेट है उस पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, राइट। एक बार फिर से बोल देता हूं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। अगर आपके क्वेश्चन में चेन्नई, मुंबई, कोलकाता का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो आप प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 का जो प्रोविजन है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और बाकी का जितना भी राज्य है, मतलब ये तीनों स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितना भी है, बिहार, झारखंड, जो भी आपका स्टेट्स है उसमें आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो मेरे यहाँ कौन सा आपका होगा, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। अगर आप मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, तो आपको प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए प्रोविजन क्या है, पूर्वाधिकार लेनदार सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के समय किसको पैसा पाने का राइट्स होता है, तो सबसे पहले बोलता है पेबल टू गवर्नमेंट। बात को समझिएगा, गवर्नमेंट बोलता है, सरकार बोलता है कि अगर हमसे रिलेटेड कोई पैसा देना बाकी है सबसे पहले हम लेंगे। आपका इंसॉल्वेंसी हो रहे, इंसॉल्वेंट हो रहे, गवर्नमेंट सरकार को उससे कुछ मतलब नहीं होता है, वो बोलता है हमसे रिलेटेड कोई पैसा देना क्या है बाकी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे। तो कोई भी आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पैसा ड्यूज है, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, असेट्स टैक्स, हाउस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, आपका डॉक चार्जेस, कुछ भी है आपका जो आपका टैक्सेस है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको पैसा देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल। सरकार अपना पैसा क्या करती है, सबसे पहले ले लेती है। और सेम इसमें भी है, अगर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में जाएंगे तो पेबल टू क्या है, गवर्नमेंट। चाहे दोनों एक्ट रहे, दोनों एक्ट में आपका गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी टैक्सेस है, कोई भी आपका ड्यूटीज है, उस क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले अपना पैसा ले लेती है, तो आपका प्रेफरेंशियल माना जाएगा दोनों आपका एक्ट के अनुसार। उसके बाद इसको समझिएगा ध्यान से, जैसे सैलरी ऑफ क्लर्क्स, जैसे आपका बिजनेस था उसमें क्या था, स्टाफ था, स्टाफ जो था क्लर्क्स वगैरह था, तो उसका कितना अमाउंट आपका प्रेफरेंशियल माना जाएगा। क्या लिखा देखिए, एक क्लर्क के लिए 300 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक क्लर्क के लिए 300 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। मान लेते कौन है ये, मिस्टर राज, राइट, ये कौन है, मिस्टर राज जो है आपका क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो जिस दिन इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन देता है, ध्यान से, मिस्टर राज जिस दिन कोर्ट में आपका एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके ठीक 4 महीना पहले, कितने मंथ, 4 मंथ्स पहले का लिया जाएगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपका वो क्या किया, 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 को क्या किया, एप्लीकेशन दिया है कौन, मिस्टर राज, कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो 1 जनवरी 2022 के पहले, बिफोर कितना मंथ होगा आपका, 4 मंथ, कितना, बिफोर 4 मंथ, 4 महीना पहले। तो आपका 1 जनवरी हो गया, तो कौन कौन जाएगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, राइट। तो आपका हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कौन हो जाएगा आपका दिसंबर 2021, यही ना 4 महीना पहले होगा। अगर 1 जनवरी 2022 को फाइल किया है तो मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसके 4 महीना पहले कौन सा हो जाएगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 वाला, राइट। तो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया उसके पहले 4 मंथ तक एक क्लर्क का मैक्सिमम कितना होगा आपका, 300 रुपया प्रेफरेंशियल आपका माना जाएगा। बात समझ गए, इसको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ गए, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया उसके ठीक 4 महीना पहले एक क्लर्क का मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, 300 रुपया प्रेफरेंशियल आपका क्रेडिटर्स माना जाएगा। इसमें कितना माना जाएगा, मात्र कितना, 20 रुपया। इसमें कितना माना जाएगा, मात्र 20 रुपया। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में कितना माना जाएगा, 20 रुपया। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया उसके ठीक 4 महीना पहले के लिए एक क्लर्क का कितना माना जाएगा, 20, राइट। उसके बाद कौन है आपका, वेजेस ऑफ लेबर्स। तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया उसके ठीक 4 महीना पहले के लिए एक लेबर का क्या बोलता है, एक लेबर के लिए कितना है आपका, 100 रुपीज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। और इसमें दोनों में सेम है, इसमें क्या है आपका 20,
चाहे आपका क्लर्क रहे चाहे आपका लेबर्स रहे, दोनों में कितना है आपका 20 रुपीज। इसमें 300 100 और इसमें कितना है 20। अब ध्यान समझिएगा, रेंट टू लैंडलॉर्ड, अगर मकान मालिक को आपका कुछ किराया देना बाकी रहेगा तो एक मंथ का, ओनली 1 मंथ, एक मंथ का पैसा जो क्या माना जाएगा, प्रिफरेंशियल। क्या माना जाएगा, प्रिफरेंशियल। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1500 रुपया रेंट है, 1500 रुपया आपका क्या है, रेंट ड्यूज है, और बोलता है कि एक महीना का 500, एक महीना का 500, तो आपका 500 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरा 1500, तो एक महीना का कितना हो गया आपका 500, एक महीना का कितना हो गया 500, तो 1500 आपका प्रेफरेंशियल ही माना जाएगा। 1500 3 महीना का है तो एक महीना का कितना होगा 500, तो यहाँ पे 500 रुपया क्या होगा, जो रेंट है वो आपका प्रेफरेंशियल माना जाएगा। और बाकी जो 1000 बचा तो किसमें चला जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में। 1000 किसमें चला जाएगा, ए में, और 500 रुपया एक मंथ का किसमें जाएगा, प्रेफरेंशियल में। इसमें बोलता है नो एनी अमाउंट पेबल, यानी एक भी मंथ का जो आपका लैंडलॉर्ड का रेंट है वो प्रेफरेंशियल नहीं माना जाएगा। यानी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के तहत अगर रेंट बाकी है वो आपका डी में नहीं जाएगा, वो किसमें चला जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ए में। और ध्यान सुनिए, अगर कोई आपका बी में नहीं जाता है, कोई क्रेडिटर्स या सी में नहीं जाता है या डी में नहीं जाता है, तो बी सी डी में नहीं जाएगा तो फिर वो कहां चला जाएगा आपका, ए में। कहां चला जाएगा, ए में, राइट। तो ये एक्ट क्या था, इंपॉर्टेंट था, इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब मेरी बातों को क्या करेंगे, ध्यान सुनेंगे। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर यहाँ पे 300 रुपया है, 100 रुपया, 20, ये इतना कम सैलरी वेजेस क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये एक्ट कब बना, 1909 में। कब बना, 1909 में। ये एक्ट कब बना, 1920 में। तो उस समय किसी को 300 रुपया या 100 रुपया या 20 रुपया अगर सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह मिलता था तो बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था। अभी के आपका डेट के, अभी के समय के अनुसार ये सब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्ट कब बना, 1909 1920। तो उस समय आपका ये सब अमाउंट जो है बहुत ज्यादा बड़ा माना जाता था। बात समझ गए? तो ये क्या था, पूरा इंटायर इंफॉर्मेशन था। लिस्ट कहाँ, आपका ए से लेके डी तक, सॉरी ए से लेके एच तक। अब क्या हुआ आपका, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पूरा डेटा दे दिया, आपका पूरा इंफॉर्मेशन क्या क्या मैंने दे दिया। अब क्या करूंगा मैं, आपका ये वीडियो समाप्त करूंगा। और समय समय पे क्या होता है, ये सब जो आपका एक्ट है इसमें रिवाइज संशोधन होते रहता है, अमेंडमेंट होते रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।